हाँ, एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है इसमें, संचार संप्रेषण प्रबंध के कार्यों के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो प्रबंध के कार्यों के अंतर्गत संचार ये आखिरी टॉपिक है ना। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं संचार के अंतर्गत, लगभग 2 से 3 दिन इसमें लगते हैं कंप्लीट कराने में। इसमें इंट्रोडक्शन और मीनिंग तो कॉमन ही है, संचार के तत्व हैं, संचार के माध्यम हैं, इसके लक्षण हैं, प्रकार हैं, उद्देश्य कार्य है, महत्व है, अच्छे संचार की विशेषताएं हैं, संचार में बाधाएं, इन बाधाओं को दूर करने के उपाय और निष्कर्ष, इतनी चीजें इसमें हैं। कुछ मॉडल भी हैं इसमें, मैंने मॉडल मेंशन नहीं किए, हालांकि मॉडल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस पर हम खास जो मॉडल उस पर बात करेंगे। अलग अलग मॉडल संचार संबंधी विद्वानों द्वारा दिए गए हैं, उसमें एक मॉडल तो शेनान वीवर का इसी में आ जाएगा, शेनान तथा वीवर का मॉडल है, तो वो इसमें हम पढ़ेंगे। कुछ और मॉडल हम पढ़ेंगे जो खास है। देखिए, संचार जो है व्यक्तिगत जीवन से लेकर के संगठनात्मक जीवन तक सभी में संचार की आवश्यकता होती है ना। चाहे हम अपनी व्यक्तिगत लाइफ की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, चाहे संगठन संबंधी लाइफ की बात करें, सभी में संचार जरूरी होता है ना। संचार का संगठन में वही महत्व होता है जो हमारे शरीर में कोशिकाओं का होता है ना। संगठन में संचार का वही स्थान तथा महत्व होता है जो हमारे शरीर में कोशिकाओं का होता है, रक्त का होता है। इसलिए एक विचारक हुए हैं, उन्होंने जो है संचार को संगठन की रक्त धारा कहा है ना। मिलेट कहते हैं कि जो संचार है वो संगठन की रक्त धारा है, ठीक है ना। और एक विचारक हुए हैं फिफनर कहते हैं कि संचार प्रबंध का हृदय है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रबंध के कार्य हैं, उनको अलग अलग तरीके से बताया है। किसी ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय बताया, मैंने आप लोगों को बताया था। रेंसस लिकर्ट कहते हैं कि अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि निर्णयन प्रबंध का हृदय है, ठीक है। फिफनर कहते हैं संचार प्रबंध का हृदय है, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग सिद्धांतों को, अलग अलग क्रियाओं को, प्रबंध के कार्यों को प्रबंध का हृदय बताया। तो यहां से कभी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ना, किस विद्वान ने, किस विचारक ने संचार को प्रबंध का हृदय कहा है, या अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है, या निर्णय को प्रबंध का हृदय कहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। मैंने हर टॉपिक में इस तरह की बातें बताई हैं जो आपको 3 नंबर में पूछ सकता है, और ये डीप फैक्ट होते हैं। ये नॉर्मली जो बुक आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ते होंगे तो उसमें नॉर्मली सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं, कुछ मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा चेस्टर बर्नार्ड ने जो है संचार को प्रबंध का प्राथमिक सिद्धांत कहा है, प्रथम सिद्धांत कहा है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इसको उन्होंने कहा है। किसको? संचार को। किसने कहा है? चेस्टर बर्नार्ड जो विचारक हुए हैं, जिनका कई बार जिक्र हुआ है, वो कहते हैं कि संचार संगठन का या प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रथम सिद्धांत, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, 2 नंबर के हिसाब से पूछ सकता है। इसमें थोड़ा सा सुधार करना है। एक्चुअली इसमें क्या मैंने लिखवा दिया तो बाद में मुझे ध्यान आया, एक्चुअली जो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो 2 लैटिन शब्द से बना हुआ है। 2 लैटिन वर्ड इसमें आते हैं, एक कम्युनिको है, एक कम्युनीज है, 2 वर्ड है इसमें। तो कम्युनिको का मतलब होता है आपस में बांटना, इसको सही कर लेना, आपस में बांटना, आपस में बांटना या साझा करना, ठीक है।
ये कम्युनिको का मतलब है, लैटिन शब्द है। एक वर्ड है कम्युनिज, है ना। कम्युनिकेशन वर्ड जो है लैटिन शब्द कम्युनिको से भी बना है और कम्युनिज से भी बना है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। कम्युनिज का मतलब है साधारण, इसका मतलब साधारण। कम्युनिको का मतलब है आपस में बांटना या साझा करना। तो एक्चुअल में ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संचार को साझा प्रयोजन की साझा समझ के रूप में मिलेट द्वारा डिफाइन किया गया है, वो इसी से संबंधित है ना। एक डेफिनेशन मिलेट की बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि संचार साझा प्रयोजन की साझा समझ है ना। ये सारी डेफिनेशन आपको नोट्स में मिलेगी, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की है क्योंकि वो चीजें बताने की नहीं रहती, वो तो याद करने की चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ और बाकी लिखित रूप में आपको ये सारी चीजें नोट्स में मिलेगी, है ना। तो मिलेट कहते हैं कि संचार जो है वो साझा प्रयोजन की साझा समझ है, यानी साझा प्रयोजन मतलब आपसी जो समझ है, आपसी जो उद्देश्य, प्रयोजन मतलब होता है पर्पज, उद्देश्य, और साझा मतलब आपसी, है ना। तो आपसी जो पर्पज है, आपसी जो उद्देश्य है, उसको आपसी आपस में समझना, उसको कहते हैं संचार, है ना। तो संचार को उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है? संचार साझा प्रयोजन की साझा समझ है। मिलेट कहते हैं कि संचार साझा प्रयोजन की साझा समझ है। इस तरह की कोटेशन आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जो छोटे होते हैं और थोड़ा सा अलग हटके होते हैं। आप ये कहो कि 4-5 लाइन का कोई कोटेशन है और वो पूछ ले तो नहीं पूछेगा। 1 लाइन, 1.5 लाइन, आधी लाइन का कोटेशन जो अच्छा हो, फेमस हो, वही आपको 2 नंबर में पूछा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो आगे बात समझ में, संचार का जो अंग्रेजी शब्द है कम्युनिकेशन, लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिको से बना हुआ है, और कम्युनिको का मतलब होता है आपस में बांटना या साझा करना। अगर हम दूसरा वर्ड देखें तो कम्युनिज, इसका मतलब होता है साधारण, है ना, लेकिन सही मतलब यही है, आपस में बांटना। फिर यहां पर इसका मीनिंग लिखा हुआ है कि संचार को संदेश भेजने तथा सूचनाओं के आदान प्रदान के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन प्रबंध में संचार का मतलब सूचना नहीं है, बल्कि क्या है? समझ है। अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में संचार को डिफाइन करें तो सूचनाओं का आदान प्रदान मतलब संचार हो गया, ठीक है। सामान्य बोलचाल की भाषा में संचार को हम क्या कहते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान। हमने कोई सूचना किसी के पास भेज दी या कोई सूचना हमारे पास आ गई तो हो गया संचार, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में। लेकिन लोक प्रशासन में, मैनेजमेंट यानी प्रबंध में ये संचार नहीं है ना। संचार का मतलब यहां पर समझ से है ना। मतलब संचार वह नहीं है जो कहा गया है, बल्कि वह है जो समझा गया है। सिर्फ कह देने से संचार नहीं हो जाता है। लोक प्रशासन या मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं, है ना। आपने किसी को कोई भी सूचना भेजी है तो सामान्य बोलचाल की भाषा में तो संचार हो गया, लेकिन मैनेजमेंट में वो संचार नहीं होगा। कब तक नहीं संचार कहलाएगा? जब तक उस संचार को समझ करके वो कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर देता है, फीडबैक नहीं दे देता है। तो संचार की पूर्णता किसमें निहित है? लोक प्रशासन के अंतर्गत संचार की पूर्णता फीडबैक में निहित है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। लोक प्रशासन में या प्रबंध में संचार की पूर्णता फीडबैक में निहित है, यानी जब तक किसी संचार की प्रतिक्रिया, किसी सूचना की प्रतिक्रिया जिसको हमने भेजा है, उसकी प्रतिक्रिया हमारे समक्ष नहीं आ जाती है, उसकी प्रतिक्रिया हमें पता नहीं चल पाती है फीडबैक के जरिए, तब तक हम उसको संचार नहीं मानते हैं, तब तक वो पूर्ण नहीं होगा संचार। तो संचार की पूर्णता किसमें निहित कहलाई? उस संचार से संबंधित फीडबैक में निहित मानी जाती है। यानी जब तक जो है हमें संचार से संबंधित फीडबैक या प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो जाती है,
तब तक हम जो है उसको संचार नहीं बोलते हैं। इसलिए संचार द्विमार्गी संचार होता है, ये अभी हम आगे लक्षण में पढ़ने वाले हैं। संचार एक मार्गी नहीं होता है, वास्तव में संचार द्विमार्गी होता है। द्विमार्गी कैसे होता है? हमने किसी को कुछ कहा और उसने पलट के उसका जवाब दिया, उसका फीडबैक उसने हमें दिया, तब हम जो है उसको मानते हैं कि ये संचार है। तो द्विमार्गी हो गया, एक मार्ग हमने तय किया और एक मार्ग वो तय करेगा, दो मार्ग हो गए, है ना। जैसे क्लास में टीचर या मैं कोई चीज एक्सप्लेन करता हूं, तो जब स्टूडेंट का फीडबैक मिल जाता है, फीडबैक किस रूप में मिलता है? ऐसे या स्माइल देते हैं, कोई एक्सप्रेशन देते हैं, है ना। स्टूडेंट जब एक्सप्रेशन दे देते हैं तब मुझे पता चल जाता है कि अब समझ में स्टूडेंट को आ गया, मतलब संचार हो गया। सिर्फ मैं ही अगर आपको बातचीत मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो संचार नहीं है, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पा रहे। आप कब ऐसा प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? जब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो जब तक स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तब तक बताना पड़ता है। वही ऐसे है, अगर एक तरीके से आपको समझ में नहीं आया, आपने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, है ना, आपने ऐसे नहीं किया है ना, तब तक जो है लगता है कि यार अभी कुछ समझ में नहीं आया बच्चे को, और थोड़ा सा दूसरी तरीके से समझाना पड़ता है ना। तो जब तक जो है वहां से रिएक्शन नहीं आ जाता है, एक्शन का रिएक्शन नहीं हो जाता है, तब तक जो है हमें पता नहीं चल पाता कि संचार वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टूडेंट को चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये है संचार, है ना। हम जब कोई बात किसी से कहते हैं और उसका वो फीडबैक हमें देता है, तो हमें पता चल जाता है कि अब संचार हो गया, संचार पूर्ण हो गया। यही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में संचार का मतलब। आई बात समझ में? तो लोक प्रशासन में या प्रबंध में संचार का मतलब क्या है? समझ है। जब तक सामने वाला उसको समझ नहीं जाता है, केवल समझने से नहीं होगा, उसको समझ करके फीडबैक देना पड़ेगा, है ना। फीडबैक तभी देगा जब वो समझ पाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फीडबैक नहीं भी दे रहा है, समझ में तो आ गया, नहीं दे रहा है, तो अब मजबूरी है कि भाई फीडबैक हम वेट करेंगे, तब हम कहेंगे भाई अब संचार हो गया, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा फिर इसको मैंने उसी रूप में इसका अर्थ बताने का प्रयास किया है। किसी व्यक्ति को है, सॉरी, ना, किसी व्यक्ति को कोई सूचना दी जाती है, जब वह सूचना को समझ जाता है और समझ करके उसका फीडबैक देता है, तो संचार की पूर्णता मानी जाती है। वही चीज मैंने अभी बताई, उसी को यहाँ पर उल्लेखित किया है। फिर इसको और क्लियर करके यहाँ पर मैंने इसका अर्थ बताया है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपने संदेशों, भावनाओं, विचारों तथा तर्कों का विनिमय करते हैं, है ना, आदान प्रदान करते हैं, जिसमें सूचना प्राप्तकर्ता उसी तरह से समझे जैसा कि प्रेषणकर्ता उसे समझाना चाहता है। मतलब जिस रूप में उसको समझाना चाहता है उसी रूप में उसको समझे, है ना। मतलब अर्थ का अनर्थ नहीं निकाले। उसने कहा कुछ है, वो कुछ और समझ रहा है, तो वो संचार नहीं है, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जिस रूप में संचार भेजा है, सामने वाला उसे उसी रूप में ग्रहण करे और उसी के आधार पर वो फीडबैक दे, प्रतिक्रिया व्यक्त करे, तब उसको संचार कहा जाए, है ना। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपको जो है इस तरह का संचार भेजना चाहिए जिससे वो उसको समझ पाए, क्योंकि मेन चीज यहां पर समझ का है। संचार समझ का खेल है। अगर वो चीज उसको समझ में नहीं आ रही है या कुछ और उसका मतलब निकाल रहा है, अर्थ का अनर्थ निकाल रहा है, तो भी संचार नहीं है ना। समझ तो गया है लेकिन कुछ और ही समझ गया वो। तो यहां पर ये जो बात लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि सूचना जो प्राप्त करता है उसे उसी रूप में समझे जिस रूप में प्रेषणकर्ता या संदेश भेजने वाला उसको समझाना चाह रहा है ना। ये टेक्निकल चीजें हैं, इनको जो है आपको समझना पड़ेगा, तब वास्तव में संचार समझ में आएगा प्रबंध के दृष्टिकोण से।
मुख्यमंत्री इंदौर आ रहे हैं, क्या जैसे कि संचार दिए गए कि मुख्यमंत्री इंदौर आ रहे हैं, हाँ, और यहाँ के अधिकारी लोग काम पर लग गए, हाँ, तो ये फिर क्या है? तो संचार तो ये मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उनकी जो प्रक्रिया है, उनकी मैनेजमेंट शुरू है, हाँ, ये क्या समझ हुई है? इस समझ की दृष्टिकोण से आए नहीं, इंदौर आ रहे हैं तो इंदौर आ रहे हैं मतलब समझ गए ना कि इंदौर आ रहे हैं। अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो फिर उस हिसाब से वो काम ही नहीं करेंगे। तो इंदौर आ रहे हैं तो अधिकारी जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो समझ रहे हैं आपको इंदौर आ रहे हैं, ये समझ रहे हैं? नहीं, इंदौर आ रहे हैं वो जो सूचना आई है उसको समझना, उसको समझना और फिर उसके हिसाब से वो काम करेंगे, है ना। उनको ये चीज बताई गई कि भाई मुख्यमंत्री जी इंदौर आ रहे हैं और इंदौर आने के लिए क्या करना है, वो इंदौर आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो ये समझ है, इंदौर आने की समझ। उनको ये सूचना समझ में आ गई और समझ में आई तभी तो उस पर काम कर पाएंगे। वो समझ में आया नहीं कि भाई उन्होंने क्या उनको भेजा है, क्या मैसेज भेजा है, वो मैसेज समझ में नहीं आएगा तो फिर काम ही कैसे कर पाएंगे। तो वो जो मैसेज है उसकी समझ, संदेश जो है ना मैसेज, उसकी समझ सामने वाले को होना चाहिए और उसके हिसाब से जो है वो काम करे, प्रतिक्रिया दे। तो प्रतिक्रिया क्या देना है, व्यवस्था करना है। मुख्यमंत्री जहां पर आ रहे हैं वहां पर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना। किस विषय पर उनको बात करनी है, क्या बोलना है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार करना पड़ेगी, ठीक है। तो वो मैसेज की समझ होना चाहिए। आई बात समझ में? तो क्लियर हो गया ये। तो यहां पर कहने का मतलब यहां पर है कि संचार जो होता है वो समझ पर आधारित है और फीडबैक पर आधारित है। दो चीजें इसमें खास हो गई, एक तो समझ होनी चाहिए, दूसरा समझ करके उसका फीडबैक देना पड़ेगा, तब जो है संचार की पूर्णता हो पाएगी। इसके बाद इसके तत्व हैं, संचार के तत्व। संचार के 5 तत्व हैं। मतलब संचार 5 तत्वों पर आधारित है, यानी किसी को भी हम सूचना भेजते हैं तो उसमें 5 चीजें जरूरी रहती हैं, है ना। 5 चीजों के आधार पर ही हम जो है किसी को सूचना या मैसेज भेजते हैं, संचार करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है संदेश वाहक। संदेश वाहक यानी संदेश भेजने वाला, सेंडर इंग्लिश में कहते हैं। संदेश वाहक यानी सेंडर, जो मैसेज भेजने वाला है वो है संदेश वाहक। फिर आता है संदेश मैसेज क्या है, क्या आपको सूचना भेजनी है ना। तो सूचना है मतलब संदेश मतलब सूचना, किस तरह की सूचना भेजी जानी है। फिर माध्यम, किस माध्यम से वो सूचना भेजी जानी है, ये जो है सूचना के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। जो माध्यम होता है वो सूचना की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस तरह की सूचना होती है उसी तरीके का माध्यम हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया भाई आप ईमेल आईडी आप बताओ, किसी से आपने जो है ईमेल आईडी मांगा और वो जो है फोन पर बता रहा है, तो पता चला कि कहीं पॉइंट भूल गया या कैपिटल में है, स्मॉल लेटर में है, एक साथ है ना, कैसा उसमें ईमेल आईडी कैसा बनाया है, तो वो क्या है उसके लिए आप फोन पर बताएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसका तरीका क्या है, उसको जो है सीधे जहां जो आईडी है उसको जो कॉपी पेस्ट करके उसको भेज दो, है ना, तो एटीजेट जो है उसके पास पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से जिस तरह का मैसेज होता है, जिस तरह की सूचना होती है, उस सूचना के अनुसार माध्यम हमें चुनना पड़ता है ताकि जो है वो सूचना सही तरीके से गंतव्य स्थान तक यानी जो प्राप्त करता है उसके पास पहुंच जाए, ठीक है। प्राप्तकर्ता, जिसको सूचना भेजी जा रही है वो प्राप्तकर्ता होता है, रिसीवर इसको बोलते हैं, रिसीवर। फीडबैक, जो प्राप्तकर्ता है जिसके पास सूचना पहुंची है, उस सूचना को प्राप्त करके वो जब फीडबैक देता है, उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो हम उसको कह देते हैं फीडबैक। फिर उस फीडबैक के अनुसार वापस से मैसेज किया जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने इस क्रम में आगे बताया है, ये देखिए ऐसे। अब वो लिख के परेशान हो गए, अब ये लिखो है फालतू का लिखा गया तो ये है इस तरीके से एक क्रम सीक्वेंस मैंने बताया कि इस सीक्वेंस में जो है सूचनाएं भेजी जाती हैं, फीडबैक प्राप्त होता है। तो
सबसे पहले आता है संदेश वाहक, है ना, संदेश जो भेजने वाला यानी सेंडर जो होता है वो आता है, और वो कौन सा मैसेज कर रहा है, कौन सी सूचना भेज रहा है, तो वो हो गया संदेश। फिर उसका ये माध्यम है, माध्यम यहाँ पर मैंने दर्शाया हुआ है, किस माध्यम से वो मैसेज भेजना है ना, मीडियम उसका, उसको प्राप्त करने वाला जो मैसेज भेजा गया है उसको प्राप्त कर रहा है रिसीवर है, और जो मैसेज उसको मिला है उस मैसेज के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, वो है फीडबैक। फिर जिस तरह का फीडबैक मिला है उस फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है जो संदेश वाहक है वो पुनः सूचना भेजता है। मान लीजिए उसको मैसेज सही ढंग से नहीं मिल पाया, वो समझ नहीं पाया, या उसको और जानकारी चाहिए है, उसने बोला कि भाई अब जानकारी अधूरी है, मुझे और जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए, तो फिर वो वापस से दूसरी जानकारी भेजता है। यह सोचता है कि जानकारी तो गलत है, पुराना डेटा आपने भेज दिया है ना, नया डेटा चाहिए, एमपी का डेटा चेंज हो गया, आपने पुराने आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से भेज दिया, मुझे तो नए आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से चाहिए, तो फिर वो नए आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से डेटा भेजता है। तो ये फीडबैक के आधार पर जो है वापस से मैसेज करने वाला मैसेज भेजता है, ताकि जो है उसको सही जानकारी मिल सके प्राप्तकर्ता को। तो ये पूरा जो है ऐसे सीक्वेंस में आपको ये बताना है। अगर आपके तत्व पूछे जाते हैं तो ऐसे आप लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद एक मॉडल मैंने यहां पर बताया जो फेमस है, बहुत फेमस मॉडल है ये, सेनान तथा व्यूअर का मॉडल। ये अलग से आपको पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, 7 मार्क्स में, 2 मार्क्स में जो है आपको पूछ सकता है कि सेनान तथा व्यूअर का मॉडल समझाइए। तो इसमें अगर आपको 2 नंबर में पूछता है तो केवल नाम लिखना पड़ेंगे। इन्हीं को अगर आपको 7 मार्क्स में पूछता है तो इनका हल्का हल्का डिटेल आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें 5 पॉइंट तो वही आ गए, 5 चीजें तो वही हैं, 2 इसमें अलग ऐड हो गए हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग। 5 तत्व तो वही हैं जो हमने अभी पढ़ लिए, उनका डिटेल वही है, इसमें 2 नए तत्व यहां पर ऐड हुए हैं संचार के, इन्होंने किए हैं, उसमें इनकोडिंग है और आगे डिकोडिंग है। संदेश वाहक, संदेश, इनकोडिंग, माध्यम, फिर आगे आता है प्राप्तकर्ता, डिकोडिंग, शोरगुल और फीडबैक। इसको भी आप जो है जैसा मैंने एक सीक्वेंस बताया था, इसको भी वैसे बना सकते हैं आप, सेम पैटर्न पर बना सकते हैं। इनकोडिंग का मतलब होता है जो भी मैसेज है उसको संकेतों के रूप में विभक्त करना, रूपांतरित करना, है ना, ताकि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सके, है ना। इनकोडिंग होती है, फिर डिकोडिंग होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेज को भेजने के लिए उसे जो है संकेतों के रूप में रूपांतरित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, वो गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। फिर उसकी डिकोडिंग होती है, जो संकेतों के रूप में मैसेज मिला है उसको जो है शब्दों के रूप में, भाषा के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता उसे समझ सके। मतलब प्राप्तकर्ता के समझने योग्य जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं डिकोडिंग, ठीक है। तो पहले इनकोडिंग होता है और फिर होती है डिकोडिंग। डिकोडिंग के अंतर्गत जो संकेत हैं उन संकेतों को शब्दों के रूप में, भाषा के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता उसे समझ सके। शोरगुल, ये जो है डिस्टरबेंस होता है। शोरगुल का मतलब होता है डिस्टरबेंस, है ना, बीच बीच में जो भी चीजें डिस्टर्ब होने लगती हैं। जब हम कोई बात करते हैं तो पता चला माइक खराब हो गया, है ना, तो वो जो है इस तरह की जो डिस्टरबेंस होता है उसको बोलते हैं शोरगुल, नॉइज, इंग्लिश में बोला जाता है नॉइज। तो ये डिस्टरबेंस होता है, अलग अलग तरीके का डिस्टरबेंस होता है ना। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, गला खराब हो गया, है ना, खांसी आ गई तो आपको रुकना पड़ेगा, है ना, माइक खराब हो गया, तकनीकी डिस्टरबेंस है, टेक्निकल डिस्टरबेंस होता है। तो अलग अलग प्रकार के डिस्टरबेंस जो होते हैं, जो भी हम कोई सूचना भेजते हैं तो उसको कहा जाता है शोरगुल या नॉइज, ठीक है। तो इस तरीके से सेनान व्यूअर द्वारा ये 8 पॉइंट, 7 नहीं है, 8 पॉइंट है, जिसमें 5 तो वही है और 3 इसमें नए आ गए, इसमें इनकोडिंग, डिकोडिंग और शोरगुल, ठीक है।
इसके बाद है माध्यम। संचार के 3 माध्यम हैं, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य दृश्य। ये गलत लिखा है क्या? गलत लिखा है ना? वो आता है, हाँ वही मुझे लग रहा था, ऐसा आता है, इसको सही कर लेना, सॉरी। ये ठीक है, श्रव्य, दृश्य, शब्द, 3 माध्यम है। श्रव्य का मतलब होता है किसी भी सूचना को सुन करके उसको समझना। मतलब किसी सूचना को अगर हमें समझना है तो हमें उसको सुनना पड़ेगा। सुन करके हम किसी चीज को समझते हैं, है ना, तो हम उसको कहते हैं श्रव्य। इसमें एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना होता है, मेन एग्जाम्पल है इसमें, है ना। श्रव्य है ये, तो इसका मीनिंग तो सब समझ जाएंगे भाई, श्रव्य का मतलब क्या है ना। किसी चीज को सुनने से हमें जब उसके बारे में पता चल जाता है, उसकी जानकारी हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं श्रव्य माध्यम। लेकिन इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो रेडियो, है ना। अब रेडियो में कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल सुनाई देता है, सुनते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, साक्षात्कार इसमें आता है, इंटरव्यू में आता है। आप सोचेंगे, या कोई भी सोच सकता है, साक्षात्कार तो श्रव्य दृश्य में आना चाहिए, है ना। लेकिन साक्षात्कार आता है दृश्य, श्रव्य में, क्योंकि साक्षात्कार जो होता है वो मतलब व्यक्ति को देख करके नंबर नहीं दिया जाता इंटरव्यू में, है ना। पहचान उसमें जो है महत्व नहीं रखती है, मतलब एक लीगल में बात कर रहा हूं, बाकी तो अब सब चलता ही है, पता ही है, वही होता है जो नहीं होना चाहिए, वही होता है। एक्चुअल में जो साक्षात्कार होता है उसमें वो व्यक्ति कौन है ये मायने नहीं रखता है, वो व्यक्ति क्या है ये मायने रखता है ना। कौन है ये मायने नहीं रखता, क्या है वो मायने रखता है। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी, वो देख करके नंबर दिए जाते हैं, ना कि व्यक्ति का चेहरा देख करके, ना कि उस व्यक्ति की पहचान देख करके नंबर दिए जाते हैं। तो इसलिए जो है ये केवल आता है श्रव्य में। आया समझ में? साक्षात्कार, सम्मेलन, सभाएं, ये जो है श्रव्य में अंतर है। दृश्य मतलब किसी चीज को, किसी वस्तु को देख करके हम जब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको बोला जाता है दृश्य। केवल देख करके, केवल देखना है ना, ठीक है। मतलब यहां पर सुनने वाला रोल नहीं है और यहां पर देखने वाला रोल नहीं है, केवल एक ही चीज है। यहां पर दोनों चीजें होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम कोई फोटो देखते हैं, अब फोटो देखते हैं, उसमें सुनने का तो कोई रोल नहीं है, फोटो देख करके पता लगा देते हैं कि ये व्यक्ति है ना। व्यंग्य चित्र देखते हैं, कोई पोस्टर देखते हैं, पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र। हमें जब उस समय पढ़ते थे तो उसको याद ऐसे रखते थे, इसमें सा वाले ज्यादा हैं, इसमें पा वाले ज्यादा हैं। ऐसे में तो याद रखने के तरीके हैं। तो आप देखेंगे इसमें श्रव्य है तो उसमें सा वाले ज्यादा हैं और इसमें पा वाले ज्यादा। फोटो हो गई, पोस्टर है, पुस्तक है, पत्रिका है, पत्र हैं, ऐसे तो सा और पा ऐसे उसको याद रखते हैं ताकि जो है ज्यादा हम वर्ड याद कर पाए, वहां पे लिख पाए। तो आगे समझ में, दृश्य यानी उस चीज को हम देख करके केवल उससे पता लगा लेते हैं कि चीज क्या है, उसके बारे में जानकारी करते हैं, तो वो है दृश्य। अब इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, दृश्य और श्रव्य।
मतलब इसमें दोनों जरूरी है। अगर किसी के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें देखना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। एक चीज से काम नहीं चलेगा है? किसी के बारे में अगर हमें कंप्लीट जानकारी करना है तो हमें जो है देखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। देखने सुनने दोनों के आधार पर हम उस चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं टीवी, टेलीविजन, सिनेमा, फिल्म, इसमें इसके अलावा आते हैं व्यक्तिगत प्रदर्शन, डिमोन्स्ट्रेशन, किसी चीज को लेकर के गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, गवर्नमेंट का कोई कानून है, गवर्नमेंट का कोई कार्यक्रम है या कोई कुरीति है, सामाजिक कुरीति है, उसको लेकर के डिमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है उसके खिलाफ। तो उसमें देखने का भी काम होता है और सुनने का भी काम होता है ना। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं ना, नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाता है तो नुक्कड़ नाटक इसमें आ जाएंगे। है ना। तो उसमें देखते हैं कि भाई ये बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, है ना। दोनों चीज देखी जाती हैं। जैसे अब मान लीजिए पानी की प्रॉब्लम है तो लोग जो है रोड पर जो है घड़े रख करके बैठ जाते हैं, तो बोलते भी हैं वो और एक्टिंग भी करते हैं उस हिसाब से। तो दोनों चीजों को देख करके हम पता लगाते हैं कि चक्कर क्या है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग। ठीक है। तो ये जो प्रदर्शन होते हैं, ये नुक्कड़ नाटक होते हैं, इनको अगर हमें समझना है तो हमें उनको सुनना भी पड़ेगा और उनको देखना भी पड़ेगा। तो इस तरह से ये इसकी उदाहरण हम मानते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया है संचार के माध्यम। फिर आते हैं इसके लक्षण, प्रकृति। संचार की प्रकृति, लक्षण, विशेषताएं, तीनों का मतलब सेम होता है। तीनों में से कुछ भी आपको पूछा जाता है तो ये चीज लिखना, ये पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। देखो यहां पर भी सतत प्रक्रिया आ गई है ना। एक पॉइंट सभी में सतत है तो वो तो कॉमन हो गया। सतत तथा गतिशील प्रक्रिया है। संचार हमेशा चलती रहती। संचार के जैसे मैंने महत्व भी बताया कि संचार का वही महत्व है जो संगठन में रक्त का होता है। बिना रक्त के कोई शरीर जो है जिंदा नहीं रह सकता है। वैसे ही बिना संगठन के कोई भी बिना रक्त, बिना संचार के कोई भी संगठन जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए गतिशील प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। सतत गतिशील प्रक्रिया। द्विमार्गी संचार में बता ही चुका हूं, है ना। द्विमार्गी संचार होता है यानी संचार आपने किसी को किया है, सूचना किसी को भेजी है और उस सूचना की प्रतिक्रिया उसके द्वारा भेजी गई है। तो एक मार्ग आपने डिसाइड किया और एक मार्ग वो डिसाइड करेगा, वो तय करेगा। तो दोनों तरफ से जो है संचार होता है, तभी जो है संचार को पूर्ण माना जाता है। इसलिए द्विमार्गी संचार होता है, एक मार्गी संचार नहीं होता। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम उसको एक मार्गी संचार बोल देते हैं, लेकिन वो वास्तव में संचार नहीं है, द्विमार्गी संचार ही होता है। क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होना जरूरी है। प्रतिक्रिया जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक हम संचार को पूर्ण नहीं मानेंगे। ठीक है। मानवीय प्रक्रिया। मानवीय प्रक्रिया मतलब मानव के लिए होती है ना। मानव की और मानव द्वारा मानव के लिए प्रक्रिया है ना। जैसे लोकतंत्र के बारे में कहते हैं ना, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, वैसे संचार को हम बता सकते हैं, है ना। कि जो संचार है वो मानव की है, मानव द्वारा है और मानव के लिए है ना। संचार जो होता है वो पशुओं के लिए तो होता नहीं है, पशु तो समझते नहीं है।
है ना। संचार तो मानव के लिए होगा ना, तो इसलिए संचार को मानवीय प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि संचार मानव द्वारा मानव के लिए की जाती है और मानव की प्रक्रिया होती है। सामाजिक प्रक्रिया, समाज में रहकर के व्यक्ति जो है संचार करता है और समाज के जो तौर तरीके हैं वो संचार प्रक्रिया द्वारा ही सीखता है। समाज की जो परंपराएं हैं, समाज के जो मूल्य हैं, वो संचार के द्वारा ही सीखे जाते हैं, इसलिए संचार को सामाजिक प्रक्रिया भी माना गया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब यहां पर यह है कि व्यक्तिगत जीवन से लेकर के हर क्षेत्र में, संगठन के क्षेत्र में, व्यक्तिगत जीवन में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जो है संचार व्याप्त है ना। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें संचार नहीं हो, है ना। संचार हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है संचार, है ना। संचार के बिना कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो संचार है, प्रबंध यानी जो मैनेजर होता है उसका ज्यादातर समय संचार में ही व्यतीतता है। मतलब ऐसा सर्वे किया गया कि 75% तो उसका जो समय है वो संचार में ही व्यतीत होता है ना। तो हर व्यक्ति को जो है संचार की जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसी फील्ड का हो, है ना। इसलिए उसको कहते हैं सार्वभौमिक या व्यापक प्रक्रिया। उचित माध्यम की जरूरत पड़ती है। हमने अभी पढ़ा था कि संचार में उचित माध्यम जरूरी होता है, और वो माध्यम कैसा होना चाहिए? वो माध्यम होना चाहिए मैसेज की प्रकृति के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आप मैसेज करने वाले हैं उसकी प्रकृति के अनुरूप जो है माध्यम अगर आप अपनाएंगे तो वो संदेश, वो मैसेज जो है सही स्थान पर, गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा सही तरीके से। अगर आपने सही माध्यम का यूज नहीं किया तो वो मैसेज सही नहीं पहुंच पाएगा, समय पर नहीं पहुंच पाएगा, या सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, या आधा अधूरा पहुंचेगा, उसको समझ में नहीं आएगा सामने वाले को। तो इसलिए हमेशा उचित माध्यम का प्रयोग करना होता है। विकसित करने का यंत्र, ये एक्चुअली संबंध विकसित करने का, ये एक्चुअली अधूरा है। संबंध, संबंध विकसित करने का एक उपकरण है, टूल है, क्योंकि संचार के द्वारा जो है हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हमेशा बातचीत होती है तो संबंध अच्छे बने रहते हैं, है ना। कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं, ज्यादा संचार अगर हो गया, है ना, तो अति खराब होती हर जगह। कहते हैं ना अति सर्वस्व वर्जित, तो बहुत ज्यादा संपर्क हो गया, है ना, बहुत ज्यादा जो है घनिष्ठता हो गई तो वो संबंध भी खराब होने लगते हैं। तो वो एक लिमिट तक जो है जो संचार होता है वो सही माना जाता है। अगर बिल्कुल नहीं है और बहुत ज्यादा है, दोनों अति हो गई। बिल्कुल संचार नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम वाला है, बहुत ज्यादा हो गया तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा कि यार ये तो डिस्टर्ब भी करने लगा, तो फिर हो सकता है कि आपका जो मोबाइल है ब्लॉक कर दे नंबर है ना, तो वो अति हो जाएगी, है ना, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है संबंध विकसित करने का यंत्र है। इसके बाद प्रबंधकीय तथा प्रशासनिक कार्य है। प्रबंध का कार्य हम पढ़ ही रहे हैं, प्रबंध के कार्य के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये प्रबंध द्वारा भी ये किया जाता है। अभी मैंने बताया कि प्रबंधक जो है ज्यादातर समय संचार में व्यतीत करता है, यानी प्रबंधक का 75% जो समय होता है वो संचार में बीतता है। और प्रशासनिक कार्य भी, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक कार्यकलाप होते हैं वो संचार के जरिए होते हैं। बिना कम्युनिकेशन के जो है कोई भी आप काम सामने वाले से करा नहीं सकते हैं, या आपको जब सूचना ही नहीं मिलेगी तो आप पता नहीं चलेगी भाई कितना काम हुआ, कितना और कराना है। ठीक है, तो चाहे मैनेजमेंट संबंधी काम हो, चाहे प्रशासनिक कार्य हो, सभी में संचार की जरूरत पड़ती है ना। संचार जरूरी होता है, सेतु की तरह काम करता है। दो लोगों के बीच प्रबंधक और जो सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर और श्रमिक हैं, इनके बीच जो है एक सेतु या पुल के रूप में संचार काम करता है। विचारों का आदान प्रदान संचार के जरिए होता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को संचार के जरिए सॉल्व किया जाता है। विचारों की अभिव्यक्ति है, संचार के जरिए ही जो है एक व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है ना। एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, अपनी बात रखता है ना। तो संचार इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है।
उसके बाद सूचना तथा समझ दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं। थियो हेमैन का एक स्टेटमेंट है इसी संबंध में। थियो हेमैन विचारक हुए, उन्होंने कहा कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सूचना तथा समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। थियो हेमैन ऐसा कहते हैं कि जो संचार है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सूचना तथा समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यानी इसमें सूचना भी आपको देना है और अपनी समझ भी सामने वाले को बताना है ना। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी आपको इसमें ध्यान रखना है। आपने ऐसी कोई सूचना भेज दी जो उसको समझ में नहीं आ रही है तो वो सूचना कोई काम की नहीं होगी, है ना। तो इसमें दोनों चीजें जरूरी है, यानी सूचना भी भेजना है और सूचना ऐसी भेजना है जो सामने वाले को समझ आ सके, अंडरस्टैंड कर सके, है ना। व्यापक शब्द है ना? सूचना एक व्यापक शब्द है, यानी सूचना केवल नाम की सूचना, इसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित है। सूचना के जरिए ही व्यक्ति जो है कोई आदेश देता है, कोई निर्देश देता है, इसके माध्यम से ही समन्वय स्थापित किया जाता है, नियंत्रण स्थापित किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। तो सूचना में बहुत सारे तत्व समाहित है। इसी के जरिए जो है एक व्यक्ति आदेश देता है, निर्देश देता है, समन्वय करता है, नियंत्रण करता है, निरीक्षण करता है, नेतृत्व करता है, इसके माध्यम से उसको मोटिवेट करता है। अब कितनी चीजें हो गई देखो, बिना संचार के कैसे मोटिवेट करेगा, कैसे कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा, कैसे उसको डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो संचार के जरिए ही जो है एक व्यक्ति, एक उच्च पदाधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश देता है, निर्देश देता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको नेतृत्व प्रदान करता है, उनके बीच समन्वय स्थापित करता है, उनके कार्यों का नियंत्रण करता है, निरीक्षण करता है, पर्यवेक्षण करता है, ठीक है। संगठन में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण संगठन जो है उसमें समन्वय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण संचार को माना जाता है। मैंने समन्वय के वहां पर आप लोगों को बताया था कि समन्वय स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है संचार, है ना। बिना संचार के समन्वय स्थापित नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि समन्वय तभी होगा जब हमें जो है सामने वाले के बारे में पता रहेगा और सभी को एक दूसरे के बारे में पता होगा, वो संचार के जरिए ही पता चल पाता है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो संघर्ष या झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। झगड़े स्टार्ट होना मतलब समन्वय का ना होना है, समन्वय होना मतलब सभी के बीच सहयोगात्मक रवैया होना, सभी के बीच कोऑपरेशन होना, ठीक है। तो संचार के जरिए क्या होता है, संचार के जरिए जो है सभी एक दूसरे से मिले रहते हैं, सभी एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, सभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं, ये जानते हैं कि व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है, हमें कौन सा काम करना है, तो अपना अपना काम करते हैं। इससे उनके बीच कार्यों में दोहराव नहीं होता, अतिराव नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो इसी को समन्वय कहा जाता है ना। कार्यों में दोहराव होना मतलब समन्वय का अभाव, कार्मिकों के बीच संघर्ष होना, झगड़ा होना मतलब समन्वय का अभाव। अगर सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, उनके बीच किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उनके बीच सहयोगात्मक रवैया है, तो ये समन्वय है। और ये कैसे होगा, ये संचार के जरिए तो होगा। संचार के जरिए ही तो हमें पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है, नहीं तो हम जो सामने वाला काम कर रहा है उसी काम को हम करने लग जाएंगे। ऐसा कैसे होगा, जब संचार नहीं होगा। संचार के जरिए हमें पता चलता रहता है कि भाई वो व्यक्ति उस काम को कर रहा है, दूसरा व्यक्ति इस काम को कर रहा है, तीसरा व्यक्ति इस काम को कर रहा है, तो हमें जो है ये काम करना है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे जो है मेल जोल रहता है, उनसे संपर्क रहता है, बातचीत होती रहती है, तो जो है फिर उनके बीच झगड़ा नहीं होता है। अगर संपर्क नहीं होता है तो वहां पर झगड़े की गुंजाइश हो जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि कांटेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट वाया हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो कुछ और सोच रहा है, लेकिन समझ कुछ और रहा है वो, है ना। एक व्यक्ति जो है उसके बारे में अच्छा सोच रहा है, लेकिन चूंकि संपर्क नहीं है तो वो जो है उसके बारे में गलत ही सोच रहा है। या किसी के जरिए कोई मैसेज जा रहा है, मीडिएटर जो है मैसेज उसको भेज रहा है
है ना, आपने कुछ कहा उसने कुछ और उसको बोल दिया। तो इस तरीके से जो है जब डायरेक्ट संचार नहीं होता या संचार बिल्कुल नहीं होता है तो इस तरह की गुंजाइश बनी रहती है, संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और कार्यों में दौराव फिराव बना रहता है। तो ये है इस तरीके से इसके लक्षण। फिर इसके बाद आते हैं संचार के प्रकार। संचार के प्रकार ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। संचार के प्रकार पर्टिकुलर आपको 7 मार्क्स में संचार के प्रकार पूछ सकता है या कोई एक संचार का प्रकार भी पूछ सकता है। जैसे उसने बोल दिया कि औपचारिक संचार क्या है, समझाइए पर्टिकुलर। तो औपचारिक संचार को बता करके फिर औपचारिक संचार के अंतर्गत जो प्रकार आते हैं उनका उल्लेख करना है। देखिए औपचारिक संचार ओवरऑल 2 प्रकार के संचार हैं, एक औपचारिक संचार होता है, एक अनौपचारिक संचार होता है। औपचारिक संचार मतलब किसी औपचारिक संगठन में जो संचार होता है ना, और ये जो संचार होता है ये नियमबद्ध होता है, व्यवस्थित होता है, संगठित होता है, नियोजित होता है, नियमबद्ध होता है ना। जो औपचारिक संचार होता है किसी औपचारिक संगठन में होने वाला संचार है जो व्यवस्थित, नियोजित, संगठित और नियमबद्ध होता है। ठीक है, इसमें सभी चीजें डिसाइड रहती हैं, निर्धारित रहती हैं कि कौन किसको संचार भेजेगा, सूचना भेजेगा, है ना, और वो सूचना कहां कहां से होकर जाएगी उसको हम बोलते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। जो सूचनाएं होती हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल के माध्यम से भेजी जाती हैं औपचारिक संगठन के अंतर्गत, औपचारिक संचार के अंतर्गत, है ना। औपचारिक संचार की सबसे खास बात यही रहती है कि वो जो सूचनाएं हैं वो कहां से होकर के कहां जाएंगी, है ना, किस चैनल के जरिए कहां तक पहुंचेंगी, इसी को हम कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। हिंदी में कहा जाता है उचित माध्यम द्वारा। हमेशा सूचनाएं उचित माध्यम द्वारा पहुंचाई जाती हैं, तभी उसको अधिकृत सूचना माना जाता है। ऐसा कहते हैं ना, अधिकृत सूचना से हमें पता चला, वो होती अधिकृत सूचना। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई डिसीजन लेना है, अब राष्ट्रपति डिसीजन तभी लेंगे शासन संबंधी जब उनको अधिकृत सूचना मिलेगी। और अधिकृत सूचना कौन देता है? अधिकृत सूचना उनको प्रधानमंत्री देते हैं। प्रधानमंत्री का ये संवैधानिक दायित्व है। आर्टिकल 78 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री को संवैधानिक दायित्व दिया गया है कि वो जो है मंत्रिपरिषद द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, संसद के अंदर जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उनके बारे में समय समय पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराएं, ऐसा लिखा है। तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को जो अवगत कराया है, जो सूचना दी है, उस सूचना को अधिकृत सूचना माना जाता है शासन से संबंधित, और उसी सूचना के आधार पर ही राष्ट्रपति कोई डिसीजन लेते हैं। यह है अधिकृत सूचना। उसी प्रकार से यहां पर आर्टिकल 78 है। इसी तरीके से राज्य स्तर पर हम बात करें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देते हैं, उसका आर्टिकल 167 है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं अधिकृत सूचना। यही है थ्रू प्रॉपर चैनल, और इसी को औपचारिक सूचना हम बोलते हैं। ठीक है। अनौपचारिक सूचना जो होती है वो अनौपचारिक संगठन में संचारित होती है ना। अनौपचारिक संगठन में जो सूचनाएं भेजी जाती हैं, जो भी संचार होता है, उसको अनौपचारिक संचार कहा जाता है। इस तरह का जो संचार होता है वो अव्यवस्थित होता है, अनिर्धारित होता है, असंगठित होता है, अनियोजित होता है। ठीक है। अनौपचारिक संचार को हम क्या बोलते हैं? अनियोजित, असंगठित, अव्यवस्थित, है ना, और नियमबद्ध ना होना, नियमबद्ध नहीं होता है। ठीक है। और ये जो संचार है ये संगठन रूपी वृक्ष में कहीं भी छा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेप वाइन। पर्टिकुलर वर्ड आपको ग्रेप वाइन भी पूछ सकता है। ग्रेप वाइन हिंदी में कहते हैं अंगूर लता, इसको हिंदी में अंगूर लता बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश वर्ड ज्यादा फेमस वर्ड है।
तो ग्रे पॉइंट करके भी आपको 2 नंबर में पूछ सकता है ग्रे पॉइंट क्या है ना। 2 मार्क्स के हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन पूछ सकता है कि बहुत फेमस वर्ड है ये। हाँ, जब हम अनौपचारिक संचार पढ़ते हैं तो उसमें ग्रे पॉइंट का उल्लेख आता है। इसका कॉन्सेप्ट भी दिया है, न्यूमैन ने कॉन्सेप्ट भी दिया है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो ये हो गए दोनों औपचारिक अनौपचारिक संचार के बारे में। फिर औपचारिक संचार के टाइप्स यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। माध्यम के आधार पर, क्रम के आधार पर। माध्यम के आधार पर मौखिक संचार होता है, लिखित संचार होता है, प्रतीकात्मक संचार होता है। 3 प्रकार के संचार हैं। मौखिक संचार का मतलब होता है हम कोई सूचना मौखिक रूप से भेजते हैं, यानी लिखित रूप से नहीं भेजते हैं। मौखिक किसी को ओरली हम जो है किसी को कुछ कह देते हैं तो उसको मौखिक संचार बोला जाता है ना। और इसमें जैसे अभी मैंने बताया था साक्षात्कार हो गया, सभाएं हैं, सम्मेलन है, रेडियो है, ये इसमें अंतर आता है, इसके अंतर्गत आते हैं। आगे इसमें मेरे ख्याल से मेंशन होगा, हाँ इसमें मेंशन है। ये मौखिक संचार के अंतर्गत क्या आते हैं उसको उदाहरण दिए गए हैं, तीनों के उदाहरण दिए हैं। तो मौखिक रूप में जो हम बात करते हैं कहते हैं वो मौखिक संचार के अंतर्गत आती है। लेकिन मौखिक संचार में जो है वो वैधानिकता नहीं होती है, वैधानिकता की कमी पाई जाती है मौखिक संचार में, है ना। वैधानिकता जो है लिखित संचार में ज्यादा पाई जाती है। तो मौखिक संचार के जो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बताए हैं, रेडियो, सम्मेलन, सभाएं, साक्षात्कार, जो हमने पीछे भी इनके बारे में पढ़ा है, श्रव्य के अंतर्गत इनको पढ़ा है। लिखित संचार जो होते हैं, लिखित रूप में इसमें अपनी बात कही जाती है। कोई भी मैसेज है लिखित रूप में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो उसको हम कहते हैं लिखित संचार। इसमें फोटो है, पोस्टर है, चित्र है, पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, ये जो है लिखित संचार के अंतर्गत आते हैं, है ना। लिखित रूप में जब हम कोई सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो हम उसको कहते हैं लिखित संचार। ये उदाहरण है। इसमें वही इधर सा है, इधर पा है ना, ऐसे उसको याद रख सकते हैं। इसमें सा वाले ज्यादा हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर पा वाले ज्यादा है। प्रतीकात्मक संचार, इसमें ना तो लिखित रूप में कोई संचार भेजा जाता है, ना ही मौखिक रूप में संचार भेजा जाता है, बल्कि संकेतों के रूप में, प्रतीकों के रूप में संचार किया जाता है, मैसेज किया जाता है ना। तो उसको कहते हैं प्रतीकात्मक। कई जगह जो है इस तरह का यूज होता है, खेल के मैदान में, है ना, इसी तरह के संचार होते हैं ना। खेल के मैदान में जो आउट देना है ना, 4 रन है, 6 रन है ना। क्रिकेट के मैदान में इस तरह की, क्रिकेट है, हॉकी है, सभी जो गेम होते हैं उसमें उसके मैदान में जो भी रेफरी होता है ना, तो वो जो है इस तरह के जो संचार करता है उसको प्रतीकात्मक संचार बोला जाता है। इसके अलावा जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है उसको कौन साइन लैंग्वेज बोलते हैं ना, साइन लैंग्वेज बोलते हैं। तो साइन लैंग्वेज भी जो है इसी तरह का संचार कहा जाता है ना। उनको जो है पढ़ाया जाता है, इस तरह की लैंग्वेज उनको पढ़ाई जाती है, साइन लैंग्वेज। तो उसी में वो लोग बात करते हैं। आप देखते हैं कि कितनी तेजी से बात करते हैं। और उनके लिए न्यूज, टीवी में न्यूज भी आती है, मेरे ख्याल से डीडी न्यूज में देते हैं ना, टीवी में जो है एक समय में न्यूज भी चलती है। तो वो जो है उस तरीके से उनको बताते हैं। तो जो वो लैंग्वेज पढ़े हुए हैं वो समझ जाते हैं तुरंत, है ना। तो इस तरह की जो है ये प्रतीकात्मक संचार होते हैं। जैसे उस समय अब ये जो व्यंग करते हैं ना, व्यंग चित्र जो बनाते हैं, तो तरह तरह की अपनी जो साइन लैंग्वेज जो बोलते हैं। जैसे आपको वीपी सिंह के बारे में बोलना है ना, तो वी हो गए, पी हो गए और सिंह हो गए। वी पी सिंह। तो इस तरीके से जो है ये प्रतीकात्मक संचार होता है ना।